Welcome student once again in the lecture series of business studies। आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं वो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। और इस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम बहुत सारे कंटेंट्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे और बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं केस स्टडी से। आज इस सेशन में हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। एक ऐसी कंपनी की कहानी जो कि लार्जेस्ट मिनिमल स्टील मेकर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और बिगेस्ट रिसाइकलर ऑफ स्क्रैप रही है पूरे नॉर्थ अमेरिका में। जी हाँ, ये वो कंपनी जिसका नाम है न्यूकर। स्टील इंडस्ट्री नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाते हैं और जब इस कंपनी के प्रोफाइल का पता लगाते हैं तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंपनी एक लाजवाब एग्ज़ाम्पल है मैनेजमेंट का। ये कंपनी लाजवाब एग्ज़ाम्पल है अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। जहाँ तक बात आती है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो न्यूकर ने हमेशा से अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर को बड़ा बारीकी से डिज़ाइन करा है। जो जनाब आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो हैं जॉन जे फेरेओला। ये जनाब चेयरमैन रहे हैं, सीईओ रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जब ये सीईओ बने थे वो साल 2013 का था। शुरुआती दौर में प्रेसिडेंट बने 2011 में और चेयरमैन रहे 2014 से 2019 के बीच में। 2019 दिसंबर के बाद इनके इस पोजीशन को टेक ओवर करा लियोन टोपालियन ने 2020 में और वो सीईओ बने। उससे पहले वो प्रेसिडेंट थे न्यूकर के। तो चलिए हम उस फेज़ की बात करेंगे, उस वक्त की बात करेंगे जब जॉन जे फेरेओला, जो जनाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका एक तरीके से मैनेजमेंट था, उनके हाथ में मैनेजमेंट था न्यूकर का, और न्यूकर ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करा मार्केट को। जैसे कि आप यहाँ पे साफ साफ देखते हैं, कुछ लाइनों के थ्रू हम इस पूरे कंटेंट को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने न्यूकर के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट पे एक तरीके से लाइट डालेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा। कहते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस इज़ इन आवर नेचर। व्हाट? पे फॉर परफॉर्मेंस इज़ इन आवर नेचर। हमारे नेचर में परफॉर्मेंस की कीमत चुकाना है। जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको वैसा पेमेंट मिलेगा। मैनेजर्स at Nucor Steel believes that the competitive advantage of the company is rooted in its flat, decentralized structure। इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही एक एक वर्ड आगे जाके एक एक टॉपिक बनते हैं। तो जो मैनेजर्स हैं न्यूकर के, ये साफ साफ बिलीव करते हैं कि उनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मार्केट में, जो लार्जेस्ट टैग उनके पास है, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, बिगेस्ट रिसाइकलर ऑफ स्क्रैप, ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी की, उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के पीछे रीज़न है कि उनका जो फ्लैट डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। फ्लैट डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन के हर एक हिस्से में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कहीं ना कहीं अपने काम के अनुसार पावर्स दिए गए हैं, अथॉरिटीज़ दिए गए हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर है। ठीक है। साथ ही साथ पे फॉर परफॉर्मेंस, एग्रेसिव पे फॉर परफॉर्मेंस। जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको बेहतरीन पेमेंट मिलेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसका पेमेंट भी डिडक्ट करते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन करता है। न्यूकर कॉरपोरेशन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील का और स्टील प्रोडक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। इज़ समथिंग ऑफ अ फिनोमेनन। मतलब ये बात तो साफ़ है कि न्यूकर का जो ये पोजीशन है, ये न्यूकर ने कोई एक दिन में हासिल नहीं किया है। कई सालों की मेहनत, कई सालों की कोशिश और कई सालों का ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट ने न्यूकर को ये लार्जेस्ट या बिगेस्ट का टैग दिया है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री की डिमांड घटते जा रही थी, जहाँ पे फर्म्स के पास एक्सेस कैपेसिटी थी, प्रोडक्शन करने की पूरी ताकत थी, बट उस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं, कॉम्पिटिटिव या टफ प्राइस, और साथ ही साथ persistent loss that have driven some of the most vulnerable steel makers United States into bankruptcy। मतलब आप मानो कि आयरन स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जिस इंडस्ट्री में आमतौर पर डिमांड धीरे धीरे घटता गया है नए मटेरियल्स के आने से।
फर्म्स की एक्सेस कैपेसिटी मेंटेन रही, साथ ही साथ प्राइसिंग में अच्छा खासा कंपटीशन हुआ और नुकसान पे नुकसान। बट इस सभी दौर में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ थी जो कि बैंकरप्सी के दरवाजे तक पहुंची या दिवालिया होने तक पहुंची, लेकिन न्यूकर ही एक ऐसी कंपनी रही जिसने उस दौर में भी अच्छा सेल्स करा, उस दौर में भी अच्छा प्रॉफिट कमाया और उस दौर में भी अच्छा ग्रोथ जनरेट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी लगभग 30 सालों तक अगर देखा जाए तो। आज अगर न्यूकर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे प्रॉफिटेबल स्टील मेकिंग फर्म है न्यूकर। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि लार्जेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, लार्जेस्ट तो बहुत कोई हो सकता है, लेकिन सवाल है कि प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इस बुरे दौर में भी, ऐसी वल्नरेबल इंडस्ट्री के दौर में भी न्यूकर ने अपने आप को लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल के कैटेगरी में कैसे स्टैंड करा है। इस सवाल का जवाब अगर देखा जाए तो न्यूकर के अर्ली इन्वेस्टमेंट को देखा जा सकता है जो कि उसने मिनी मिल टेक्नोलॉजी में करा था। एक ऐसे टेक्नोलॉजी जहाँ पे स्मॉल स्केल स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस का इस्तेमाल करके, स्क्रैप स्टील को मेल्ट करके उसमें से प्योर स्टील को निकाल के बाज़ार में बेचते थे। मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग का इनका जो वे था वो क्वाइट डिफरेंट था। स्क्रैप स्टील को लेके आना, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में उनको मेल्ट करवाना, मेल्ट करवाने के बाद उनके प्योर फॉर्म को अलग करना और फिर उससे नए प्रोडक्ट्स को बनाना। इससे उनकी कॉस्ट भी कम होती गई, साथ ही साथ इससे उनको प्योर फॉर्मेट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी मिलता गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो मिनिमल टेक्नोलॉजी है क्या वो किसी के पास नहीं था? क्या स्क्रैप स्टील को स्मेल्ट करके कोई और नहीं प्रोडक्ट बेच रहा था? क्या कोई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा था? नहीं जी, ये तो पूरी इंडस्ट्री कर रही थी। तो न्यूकर इसमें क्या नया कर रहा था? तो न्यूकर इस मिनिमल टेक्नोलॉजी से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा था। न्यूकर स्क्रैप स्टील से कॉस्ट बचा के कोई मतलब नया कारनामा नहीं कर रहा था, कोई करतब नहीं कर रहा था। अल्टीमेटली न्यूकर के इस सक्सेस का राज, न्यूकर ने अपने आप को जो मार्केट से अलग कर रखा वो था न्यूकर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी न्यूकर को बाइफरकेट नहीं कर रही थी, न्यूकर को उसकी ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर बाइफरकेट कर रही थी बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, जिसमें फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या? लगभग सबका सेम लेवल पे काम है, कोई ज़्यादा सुपीरियर नहीं, कोई ज़्यादा सबऑर्डिनेट नहीं। ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग टू द लोएस्ट लेवल पॉसिबल, मतलब डिसीज़न लेने के वक्त हर निचले से निचले स्तर के लोगों को, हर लोएस्ट से लोएस्ट वर्कर जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करना, इन्वॉल्व करना, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म को क्या करना, मेंटेन करना और इंसेंटिव पे सिस्टम को तैयार रखना ताकि जो वर्कफोर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो हाई प्रोडक्टिविटी को हिट कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जा सके। साथ ही साथ एक तरीके का एग्लिटेरियन कल्चर जहाँ पे सबकी बात की वैल्यू, जहाँ पे सबके पास अधिकार हो, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से शेयर का गेम चलता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय बेस है उनको सेलेक्ट किया जाता है एबिलिटी के बेसिस पे ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो सके, इट्स लाइक कि सस्टेन कर सकें। सो कलेक्टिवली देखा जाए तो यही ऐसे एलिमेंट्स थे न्यूकर के जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर को तैयार कर रहे थे और साथ ही साथ वेरी हाई एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को भी कंफर्म कर रहे थे। इसके साथ साथ न्यूकर का कॉस्ट भी कम हो रहा था। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी ने न्यूकर के कॉस्ट को कम करा, और एक तरफ उसका ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर जिसने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। इसके साथ और इन सभी तरीक़ों के साथ अगर देखा जाए तो न्यूकर आगे बढ़ता गया, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बेस तैयार करता गया अपने राइवल्स के कंपैरिजन में। एंड इन सम न्यूकर का फ्लैट decentralized organization structure, simple but powerful control system, aggressive pay for performance system, hiring practices and organizational culture, इन सब को कंबाइन किया जाए तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग आर्किटेक्चर के तौर पे न्यूकर ने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाया अपने एम्प्लॉय को ग्रूम करके, उनको प्रोडक्टिव मैनर में उनका इस्तेमाल करके, अपने कॉस्ट को कम करके न्यूकर ने हाई प्रोडक्टिविटी को रीच किया। तो इसीलिए आप
आपको इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर को कंफर्म कर देता है। आप गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी तय करता है। तो आपको ये तो साफ साफ अंदाज़ा अब तो लग चुका होगा कि जो न्यूकर के सक्सेस की कहानी रही वो न्यूकर के सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी में नहीं रही, न्यूकर के ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर में रही, जिसके दम पे न्यूकर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट भी बनाए रखा, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अपने एम्प्लॉय के मोरल को भी बढ़ा के रखा। तो इनके दिमाग में वही सारी बातें थीं जो बातें मैंने आपको बताई। इसीलिए ये एक दौर के स्टील और आयरन इंडस्ट्री के सबसे टॉप मैनेजर्स में से भी गिने जाते रहे हैं, क्योंकि न्यूकर का पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जो कि हर एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज़रूर चाहेगी उस पोजीशन तक रीच करना। तो उम्मीद है आपको न्यूकर के थ्रू समझ में आया होगा कि प्लानिंग तो सही ठीक है, साथ ही साथ आपके पास टेक्नोलॉजी हो ये भी सही है, आपके पास रिसोर्सेज हो ये भी सही है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो, रोल्स क्लियर ना हो, सीनियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता क्लियर ना हो, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सक्सेस कंफर्म नहीं कर सकती है। तो न्यूकर की कहानी इस सेशन में इतना ही। हम अगले सेशन में इन्हीं कहानियों के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बहुत सारे कंटेंट को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपसे बात करेंगे एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके क्या क्या मेरिट्स या लिमिटेशंस हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून and see you soon.